I will tell you the most important topic students so that you have an idea of the topics. टॉपिक्स का आइडिया होने से क्या होगा कि उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में आपके पैसेज आ जाएगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी उससे रिलेट करके उसका ट्रांसलेशन करने में. नाउ सिंस द एग्जाम डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड तो हम थोड़ा सा एक बार स्ट्रैटेजी लेआउट कर लें. स्ट्रैटेजी हमारा कैसा होगा, देखिए आपसे दो पैसेजेस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है. एक हिंदी टू इंग्लिश या फिर आपका नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू योर नेटिव लैंग्वेज और हिंदी, राइट. नाउ दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, दिस विल बी प्रिटी इजी क्योंकि इंग्लिश आप लोग समझ लोगे, है ना. ये वाला जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा ना उसको समझना है और अपनी भाषा में या मातृभाषा में जब आपको ट्रांसलेट करना है सेंटेंस फॉर्मेशंस में तो आपको दिक्कत है नहीं, तो यहां पर आप कर लोगे, ठीक है. 50% ऑफ योर मार्क्स विल बी डन हियर, राइट. एंड द नेक्स्ट 50% जो आपके क्वालिफाइंग का है वो आपको यहां करना है. और वो कैसे होगा, जब आपका टॉपिक्स का फेमिलियरिटी रहेगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर कॉन्फिडेंस होगा. सो आज मैं आपको जो कुछ भी सिखाने वाली हूं वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है. आज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद में कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताऊंगी, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूंगी, ठीक है. आज हम बेसिकली जो फोकस करने वाले हैं वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, राइट. वी विल प्रैक्टिस इट अ लॉट. एंड सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंसेस का थोड़ा सा देखो, जो बहुत बेसिक सेंटेंसेस होता है वहां पे जब आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो ना तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, ठीक है. कुछ होता है उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतना अगर ग्रामेटिकल एरर करोगे ज्यादा तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे, ठीक है. वोकैब अगर गलत यूज करते हो या इररिलेवेंट वोकैबुलरी यूज करते हो या ऐसी वोकैबुलरी यूज करते हो जिससे कि मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ऑल्टर हो जा रहा है, तब तुम्हारे कुछ नंबर कटेंगे, ठीक है. कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, राइट. और हमेशा याद रखना कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है. जो भी कहा जा रहा है उसको अच्छे से समझना है और वही दूसरे लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. इफ यू आर कंफर्टेबल विद सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वोकैबुलरी, यूज सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल वोकैबुलरी. इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इट शुड बी फर्स्ट, it should not alter the meaning. Second, it should be correct, right? Context wise and grammar wise. तो आइए चलिए हम लोग फटाफट से कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जहां पे आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है. सो सबसे पहले तो रियल कंडीशन की हम बात करते हैं. तो जब भी हम रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन की बात करते हैं जो वाकई में पॉसिबल है, कुछ चीजें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है. आप बोलेंगे मैम क्या, अगर मैं पंछी होता, है ना, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये सब बिल्कुल भी इमेजिनरी है. अभी फिलहाल के लिए तो बिल्कुल इमेजिनरी है और फर्स्ट वाला तो टोटली इमेजिनरी है, मैं पंछी कभी नहीं बन सकती, है ना. सो दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, इट इज अ कंप्लीटली इमेजिनरी सिचुएशन एंड दैट कैन नॉट बी अ रियल कंडीशन, ठीक है. रियल कंडीशन की जब हम बात करते हैं, है ना, अगर तुम नियमित पढ़ाई करोगे तुम सुधार करोगे. अब इसका इंग्लिश आप क्या बनाओगे फटाफट से. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द सेंटेंस मेकिंग. इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट, इफ यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक एंड इफ यू आर नॉट करेक्टेड, यू विल नेवर इंप्रूव. बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. गलती करना भी, ठीक है, क्योंकि गलती जब करते हो ना तो एकदम से आपको झटका सा लगता है, रियलिटी चेक मिलता है. व्हेन यू सी ओह ये तो मैंने गलती किया. सिर्फ अगर करेक्ट आंसर सुनते रहोगे ना तो दिमाग में लगता है नहीं ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है. जब एक्चुअल में सेंटेंस बनाते हो ना तब असलियत का सामना होता है, ठीक है. फटाफट मुझे बताओ कि इसका आप इंग्लिश क्या बनाओगे. अगर तुम सही है बहुत अच्छी बात, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे. गलती है तो वो एरर हम यही की यही सुधार लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में वो एरर ना हो. अगर तुम नियमित पढ़ाई करोगे तुम सुधार करोगे. बताओ इसका इंग्लिश क्या बनेगा बच्चों. आज मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगी ना उस असाइनमेंट में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट भी मिल जाएगा. या तो आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपको वो असाइनमेंट दे दूंगी जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है, ठीक है. राइट, ओके, वेरी गुड. देखो अब कुछ बच्चे ये गलती कर रहे हैं. हमें यहाँ पे है कि अगर तुम नियमित, अगर जहां पे भी जिस पार्ट में अगर है तो आपको इसको किससे रिप्लेस करना है, इफ, है ना, इफ.
और इफ वाले पार्ट में देखो यहां पे तो करोगे है, ठीक है, यहां पे भी करोगे, लेकिन दोनों जगह हम विल नहीं लगाएंगे, यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन वाला पार्ट होता है ना, कंडीशनल वाला पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इफ यू स्टडी रेगुलरली। आप ये नहीं कहेंगे इफ यू विल स्टडी रेगुलरली, इफ यू स्टडी रेगुलरली, है ना। अब ये सेंटेंसेस कैसे आएंगे, इफ द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ऑन टाइम द सिचुएशन विल इंप्रूव, गलत हो गया। If the government takes action on time, the situation will improve. Getting my point, right? If you study regularly, you will improve. Very good. Come to the next one now. अगर बारिश होगी, मैच स्थगित हो जाएगा। अगर बारिश होगी, मैच स्थगित हो जाएगा। And I want all the students, जितने भी बच्चे लाइव हैं, आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर नहीं करोगे तो देखो मामला गड़बड़ है, ठीक है। Yes, if you, अगर बारिश होगी, देखो यहां पे होगी है, हिंदी में बारिश होगी, इट विल रेन। सेंटेंस बनाना है, बारिश होगी तो आप कहेंगे इट विल रेन, लेकिन जब हमें कहना है अगर बारिश होगी तो वहां पे हमें विल ड्रॉप करना है। इफ इट रेन्स, वेरी गुड, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द मैच विल बी, स्थगित होना मतलब पोस्टपोन होना, द मैच विल गेट डिलेड और द मैच विल बी पोस्टपोन्ड। गुड, वेरी गुड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। अनरियल यानी कि इमेजिनरी। बहुत फटाफट में बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का आज रिवीजन करवाने वाली हूँ बच्चों, ठीक है। आज काफी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का रिवीजन करवा दूंगी, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, प्लस आगे हम जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करते जाएंगे, है ना, वो पैसेज के थ्रू होगा। जहां पे भी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करते चलेंगे, और मैं आपको सेंटेंस कैसे बनाना है इंग्लिश में वो बताती जाऊंगी, ठीक है। जो मेजर हर्डल आपका होता है वो लैंग्वेज टू इंग्लिश में है ना, चाहे आपका नेटिव लैंग्वेज या हिंदी है, वहां से इंग्लिश में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो अब हम जो कमजोरी है या जहां पे कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा कम है उसी पर काम करेंगे एग्जाम तक, ठीक है। नाउ इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। अगर मेरे पास अधिक समय होता, मतलब मुझे अभी फिलहाल पता है कि नहीं है मेरे पास समय, है ना, तो ये इमेजिनरी बन गया है। इफ यू विल स्टडी रेगुलरली, नहीं, ये तो गलत हो गया है, इफ यू स्टडी रेगुलरली, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है, ठीक है। करेक्ट करते चलो अपने आप को, राइट। चलो, सो अगर मेरे पास अधिक समय होता, नाउ लुक एट दिस, अगर वाले पार्ट में क्या आ गया है, अगर वाले पार्ट में होता, है ना, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एनी आइडिया, जल्दी बताएंगे मुझे बच्चे, एनी आइडिया। अगर मेरे पास अधिक समय होता, अगर मेरे पास अधिक समय होता, कैसे लिखेंगे इसको। देखो यहां पे हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, इफ आई हैड इनफ टाइम और इफ आई हैड मोर टाइम, है ना, अधिक समय की बात हमने की, इनफ टाइम मतलब पर्याप्त समय, बट सिंस इट इज गिविंग एन अप्रोक्सीमेटली सेम मीनिंग, सो दैट विल बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, दिव्या, ठीक है। सो इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न, जब यहाँ पे V2 हम यूज करते हैं ना, जब भी हम V2 यूज करेंगे तो यहाँ पे वुड प्लस V1 यूज करना। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये तुमने ऑलरेडी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, SSC बैंक जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे स्पॉटिंग द एरर आता है, वहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, वहां पे फिल अप्स आता है। सो वी फोकस, MCQs होता है तो हमें बस ग्रामर रूल अप्लाई करना होता है, लेकिन जब सेंटेंस बनाना होता है सारे ग्रामर रूल्स एक साथ में टेस्ट हो जाते हैं और वहां पे हमारा टेस्ट अच्छा खासा हो जाता है ना। तो एक बार क्विक रिवीजन में दे रही हूं ताकि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अच्छे हो जाएं और आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं, ठीक है। सो इफ आई हैड इनफ टाइम, देखो V2, इफ आई हैड इनफ टाइम V2, आई वुड लर्न, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 ही आएगा। आई वुड लर्न अनदर लैंग्वेज, अगर मेरे पास पर्याप्त समय होता तो मैं एक और लैंग्वेज सीख लेता, है ना। अगर उसे उत्तर पता होता वह हमें बता देती, अगर उसे उत्तर पता होता वह हमें बता देती। इफ शी knew the answer, if she knew the answer, she would tell us, would plus V1, she would tell us. Is that clear? Everyone, quickly give me a thumbs up in the comment section. Okay, now कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको एकदम डेप्थ वाला ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ उतने ही ग्रामर के स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ जिससे कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सही बन सके, ठीक है। ऑल दोज ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग योर सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट हियर, राइट। अब कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि को लेके जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ जब भी हम क्योंकि और उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे
तो वो हमारा रीजन होगा, बिकॉज कॉज और रीजन को कनेक्ट करता है। तो कॉज और रीजन हम कई बार आगे पीछे लिख देते हैं, जिसका मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने मेहनत की क्योंकि वह सफल हुआ, है ना, तो वो सफल हुआ इसलिए थोड़ी मेहनत की, हो गया ना मेरा सेंटेंस उल्टा पुल्टा। सो द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोलूं कि उसने मेहनत की क्योंकि वह सफल हुआ, है ना, आप मीनिंग तो समझ जाओगे कि हाँ ठीक है मैम का शायद ये मीनिंग है, बट मीनिंग हो तो उल्टा पुल्टा गया है, राइट। सो द ऑर्डर हैज टू बी केप्ट इन माइंड। वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। अब मैंने आपको हिंदी वाला उल्टा पुल्टा करके बताया था ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जब आप कॉज और रीजन उसका जो सेंटेंस का प्लेसमेंट होता है वो अगर आप चेंज कर देते हो तो कैसे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। ही सक्सीडेड because he worked hard. He succeeded या he got successful because he did hard work और he worked hard, दोनों लिख सकते हैं। Absolutely correct है। As long as you are not changing, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने he did hard work लिखा है। So as long as you are not changing the meaning of the sentence, your translation is absolutely correct. I told you, you don't have to mess around with the meaning of the sentence. मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। जो सेंटेंस तुम लिखोगे वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। सिंपल वोकैबुलरी और सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इस चीज की वजह से आपका मार्क्स कभी कट नहीं होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, बैठक रद्द की गई क्योंकि अधिकारी अनुपस्थित थे। बैठक रद्द की गई क्योंकि अधिकारी अनुपस्थित थे, बिकॉज ही वर्कड हार्ड। यस, वेरी गुड, है ना। द मीटिंग वॉज, रद्द करना मतलब कैंसिल करना, ठीक है। द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड बिकॉज द ऑफिसर वॉज एब्सेंट। द ऑफिसर वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब ऑल्दो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑल्दो का मतलब है हालांकि, है ना। हम कॉन्ट्रास्ट बताते हैं ऑल्दो से, क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें बताते हैं। मुझे नहीं पसंद, मैं खाना खा लूंगी, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज है, कोई एक डिश है ना, तो एक तरफ ये है कि मुझे वो डिश पसंद नहीं है, एक तरफ ये है कि मैं खा लूंगी। Although I don't like this, I will eat it. Although I don't want to work hard, but I will, right? मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, है ना। Look at this now. हालांकि ठंड थी, फिर भी उन्होंने यात्रा जारी रखी। मतलब ठंड में लोग यूजुअली क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, रुक जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट है ये कि यात्रा फिर भी जारी रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जारी रखा, है ना। सो हालांकि ठंड थी, although it was cold, they continued the journey. Remember, although के साथ में yet यूज कर लेते हैं, लेकिन but गलत हो जाता है, ठीक है। but एरर वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो although के साथ में या तो सिर्फ कॉमा लिख के दूसरा पार्ट लिख देंगे या फिर yet लिख के आप उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन but गलत हो जाता है, ठीक है। सो although It was cold, they continued the journey. हालांकि वह व्यस्त थी, फिर भी उसने मेरी मदद की। Although she was busy, she helped me. Although she was busy, she helped me. Now so that, एक तो होता है so, फिर उसके बाद में बीच में कुछ आ जाता है, फिर आगे आ जाता है that, है ना। ये बताता है consequence, यानी कि रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बताता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बताता है, कैसे। ही इज सो पुअर, क्लासिक सेंटेंस है हमारा, ही इज सो पुअर दैट ही कांट अफोर्ड अ वन टाइम मील। वो इतना गरीब है कि उसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता। ही इज सो पुअर, यहां पे क्या मीनिंग है, इतना की। ही इज सो पुअर दैट, और यहां पे सो दैट यानी कि ताकि, ठीक है। यहां पे सो दैट यानी कि ताकि। हमने इसको सेंटेंस में देखो कैसे यूज किया, उसने पैसे बचाए ताकि, यहां पे हमने क्या बताया, पर्पस बताया, उद्देश्य बताया। सो दैट जब इकट्ठे यूज करते हैं तो उद्देश्य बताते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं सो दैट वी गेट सिलेक्टेड, राइट। वी आर वर्किंग हार्ड सो दैट वी गेट सिलेक्टेड।
इट्स अ पर्पस, राइट? सो उसने पैसे बचाए ताकि वह घर खरीद सके. He saved money so that he could buy a house. मैम अब तो कॉपी चेक कर दीजिएगा. यस यस बेटा आप लोग मुझे कॉपी भेजो. जो बच्चे कॉपी भेज रहे हैं, मैंने सभी बच्चों की कॉपीज को चेक किया है. अगर पहले वाले असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, आप लोग कॉपीज मतलब आप असाइनमेंट्स अगर नहीं किए हैं तो कर लो, ठीक है? और आप मुझे एक क्लियर इमेज व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? एक क्लियर इमेज आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे. जस्ट इन केस अगर आपने भेजा है और मैं चेक नहीं कर पाई हूं, तो आप अपने मैसेज में प्लीज जाइए एंड अपना नाम और IBSE इतना लिख दीजिए, ठीक है? मॉक टेस्ट, ठीक है, चलो मॉक टेस्ट करवा देंगे, ठीक है? हम लाइव मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, आप लोगों का प्रैक्टिस भी करवा लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है? मैं साथ के साथ में आप लोगों को यहाँ पे पैसेज दूंगी, मैं यहाँ पे बैठूंगी, टाइम आपको दूंगी, टाइमर सेट करेंगे हम लोग, ठीक है? और आप लोग अटेम्प्ट करोगे और मुझे इमीडिएटली आप लोग अपने आंसर्स साथ के साथ लाइव सेशन में ही आप लोग मुझे अपने आंसर्स व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? आई विल टेक सम टाइम टू चेक, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो मैं शाम तक आप लोगों को रिजल्ट अपडेट कर दूंगी, ठीक है? आपको कितना मार्क्स मिल सकता है मैं अपडेट कर दूंगी. साफ साफ लिखना है बच्चों प्लीज, ठीक है? मेरा काम बिल्कुल मुश्किल मत करना, ठीक है? साफ साफ लिखना है और बिल्कुल ऐसे ही एग्जामिनर को भी लिख के देना है, राइट? साफ साफ लिखना, कैंसिलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए. एंड द इमेज दैट यू क्लिक इवन दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी रीडेबल, अदरवाइज फिर मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? चलिए, सो अभी तो मैं आज वाले सेशन में ना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपसे करवा रही हूं, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम लाइव मॉक कर लेंगे, राइट? चलिए, सो ही सेव्ड मनी सो दैट ही कुड बाय अ हाउस. ऑलराइट, स्पष्ट बोलो ताकि सभी तुम्हें समझ सके. स्पष्ट बोलो ताकि सभी तुम्हें समझ सके. हाँ हाँ हाँ, यस यस. जो भी बच्चे, अगर आपने कॉपी भेजा है, इन केस इफ आई हैव मिस्ड इट, प्लीज टैग मी इन दैट ओल्ड मैसेज ऑफ योर्स और अपना नाम और IBSE इतना फिर से लिख दो, प्लीज फिर से लिख दो, ठीक है? जस्ट इन केस अगर मेरे से मिस हो गया है गलती से, ठीक है? अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि जितने बच्चों का मुझे मैसेज मिल सके मैंने सभी का रिप्लाई किया है, ठीक है? चलो नाउ स्पष्ट बोलो ताकि तुम्हें सब समझ सके. स्पीक क्लियरली. अब यहां पे देखो, जब हमने कहा है स्पष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो, दैट इज अ कमांड, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन. और जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हम सीधा वर्ब से शुरू करते हैं. स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप क्वाइट, गो आउट, है ना? कम हियर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? राइट दिस क्लियरली. All the instructions and commands start with V1. तो हमने क्या कहा? Speak clearly so that everyone can understand you. Everyone can understand you. अब कुछ impersonal structures है और ये formal tone होता है जिसको हम passive voice भी कहते हैं, है ना? जिसको हम passive voice भी कहते हैं बच्चों, ठीक है? अब ये देखो, it is और उसके बाद में it is easy या it is said, it is reported that, it is said that, it is believed that, है ना? it is clear that, clear adjective है, believed, reported, said, ये सब verbs है ना? तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस लिखते हैं, यह देखा गया है कि, it has been observed that, यह देखा गया है कि, स्थिति बदल रही है. कैसे लिखेंगे? सभी बच्चे आंसर्स लिखते जाएंगे, मैं सभी के आंसर्स देख रही हूं. यह देखा गया है कि स्थिति बदल रही है. अब यह देखा गया है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? यह देखा गया है कि, it has been observed that the situation is changing, the situation is improving, right? चलिए the next one. अब ये पैसिव फॉर्मल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ये, क्योंकि ये आप लोगों के जितने भी, आप एक बार डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स आर इन द पैसिव फॉर्म, है ना? पैसिव फॉर्म में सबसे ज्यादा आपका होता है. जो भी आप रिपोर्ट से सबमिट करेंगे, लिखेंगे, जो भी आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आता है, मोस्ट ऑफ देम विल बी, इसीलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ राइटिंग कहा गया है और इस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए. मेजर्स और स्टेप्स और एफर्ट्स आर बीइंग मेड, ये याद रखो, कोशिश किया जा रहा है ना? जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाएगा, कैसा सेंटेंस? देखो, इस समस्या को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. लुक एट दिस नाउ. अब ये जो है ना, प्रयास किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल एंड में है, ठीक है? लेकिन आप जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है ना? सो जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा कि प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं,
कदम उठाए गए हैं, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो एफर्ट्स आर बीइंग मेड, है ना, इस समस्या को हल करने के, है ना, इस समस्या को हल करने के। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजॉल्व द इशू। समस्या को हल करना, रिजॉल्व द इशू, समस्या को हल करना, रिजॉल्व द इशू। आपके दिमाग में ना एक एक वर्ड के पीछे मत पड़ना बच्चों, फंस जाओगे, है ना। आप ऐसे इकट्ठे उठाना, इस समस्या को हल करना, समस्या को हल करने को क्या कहते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द इशू, है ना, राइट। सो एंड एफर्ट्स किए जा रहे हैं, सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू सॉल्व द और टू रिजॉल्व द, सॉल्व द प्रॉब्लम, रिजॉल्व द इशू, राइट। ठीक है, चलो अब नॉमिनलाइजेशन देखते हैं, जहां पे नाउन बेस्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर है। वैसे तो पैसिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव या फॉर्मल टाइप होते हैं, लेकिन अगर नाउन बेस्ड फॉर्मल स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि नाउन बेस्ड फॉर्मल स्टाइल नहीं होगा, है ना। तो हम देखो जो भी वर्ब्स होंगे उनको हम नाउन फॉर्म में लिखेंगे, है ना। सरकार ने निर्णय लिया। अब देखो जब आपके सामने कोई सेंटेंस है, आप उसका एक्टिव लिखो या पैसिव लिखो। मान लो हिंदी का सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है, अगर आपने उसको पैसिव में लिख दिया, मीनिंग लेकिन चेंज नहीं हो, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। जस्ट दैट द मीनिंग शुड नॉट चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, सरकार ने निर्णय लिया। मान लो आपने लिख दिया द गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन, ये भी सही है, ठीक है। अगर आपने लिखा अ डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, आपका नंबर नहीं कटेगा। रादर दिस इज मोर फॉर्मल, बट डोंट गेट लाइक वरीड अबाउट दिस कि मुझे मोर फॉर्मल वाला ही लिखना है। इन दोनों में से कुछ भी लिख दोगे सही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, सभी बच्चे मेरे साथ हैं, यस। नाउ जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड स्टेटमेंट स्टाइल सेंटेंसेस होंगे, है ना, इट इज बिलीव्ड, इट इज रिपोर्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, है ना। देखो कैसे लिखेंगे हम, माना जाता है, माना जा रहा है, इट इज बिलीव्ड, माना जाता है कि, इट इज बिलीव्ड दैट यह नीति सफल होगी, माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट दिस पॉलिसी विल सक्सीड या दिस पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल, दिस पॉलिसी विल बी अ सक्सेस। तीनों सेंटेंसेस सही है, तीनों भी सेंटेंसेस सही है ना, राइट। अब देखो ध्यान क्या रखना है, गलत क्या हो जाएगा, अगर आपने लिखा दिस पॉलिसी विल सक्सेस, ये गलत हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाई विल दिस बी रॉन्ग, ये गलत क्यों होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। इट इज बिलीव दैट दिस पॉलिसी विल सक्सेस, ये गलत क्यों हो जाएगा, एनी आइडिया। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गलत क्यों हो जाएगा, इट इज बिलीव दैट दिस पॉलिसी विल सक्सेस। एंड स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे बीच में भी दिन में भी टाइम मिलेगा तो मैं हो सकता है आप लोगों का क्लासेस टाइम चेंज हो, नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, और आप लोगों की क्लासेस दिन में भी हो सकते हैं। If any of my slots in the daytime are free, I will send a notification and I may take some extra classes, okay. So you have to be available so that you can ask me your doubts, whatever doubts you have आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। सेशन तो आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल रहता है, बट लाइव सेशंस में आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बताइए ये गलत क्यों है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये गलत नहीं लग रहा है, देखो मैं आपको बता रही हूँ गलत क्यों है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमें वर्ब का V1 फॉर्म लिखना है ना। मॉडल कोई भी मॉडल हो, उसके बाद हम वर्ब का V1 फॉर्म लिखते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ सक्सीड इज अ वर्ब बट सक्सेस इज अ नाउन, है ना, सक्सेस इज अ नाउन। विल के बाद में आपने नाउन लिख दिया इसलिए गलत हो गया, है ना। अब अगर आप लिखते हैं विल बी अ सक्सेस, मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं विल बी अ सक्सेस, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहां पे विल के बाद में आपने V1 फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आपने लिख दिया विल बी सक्सेसफुल, ये भी सही है, क्यों, बिकॉज विल के बाद मॉडल के बाद में V1 फॉर्म आ गया
और V1 फॉर्म के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, है ना। आई एम सक्सेसफुल आप लिखते हैं ना, तो एम का ही V1 फॉर्म है बी, है ना। सो इज एम आर के बाद में हम एडजेक्टिव एज इज एम आर का V1 फॉर्म है बी, ठीक है। तो उसके बाद में आपने सक्सेसफुल लिखा, एडजेक्टिव है, एंड ये कंप्लीटली सही है। क्लियर, बहुत बेसिक है, लेकिन यस इस बेसिक में ही गलती करते हो तभी नंबर कटते हैं, ठीक है। अब कोई कंसेशन वाला यानी कि कॉन्ट्रास्ट वाला अगर स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमने अभी अभी देखा था ऑल्दो वाला एक स्ट्रक्चर, ठीक है। कंसेशन वाला, कॉन्ट्रास्ट वाला जब स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, और एक आता है इन स्पाइट ऑफ। ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ में हम फ्लो में ऑफ लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इन स्पाइट के साथ में खाली ऑफ आएगा, ठीक है। इसको याद करने का एक स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहते हैं, है ना। इंस्पेक्टर, इंस्पाइट, इंस्पेक्टर जैसा थोड़ा साउंड हो रहा है ना। आप कहते हैं इंस्पेक्टर पुलिस नहीं कहते हो ना, आप क्या कहते हो, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, है ना। लेकिन आप डीएसपी कहते हो, ठीक है, डीएसपी कहते हो, इसके बाद में ऑफ नहीं आया ना। लेकिन तो उसी तरीके से यहां पे डिस्पाइट, डी फॉर डीएसपी, डी फॉर डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट के साथ में ऑफ आएगा, ये याद रखना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू रिमेंबर, राइट, बट इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ योर प्रैक्टिस। अगर फ्लो में तुम गलती कर दोगे तो नंबर कट सकते हैं यहाँ, ठीक है। कि कठिनाइयों के बावजूद उसने प्रयास जारी रखा, कठिनाइयों के बावजूद उसने प्रयास जारी रखा, के बावजूद, डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट द डिफिकल्ट सिचुएशंस, सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स, ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स, ठीक है। अब पार्टिसिपल क्लॉज देख लो जो कॉम्पैक्ट इंग्लिश बनाता है ना। पार्टिसिपल क्लॉज देखते हैं, हैविंग प्लस V3 या V1 प्लस ING से जब आपका सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। काम पूरा करने के बाद वह चला गया, काम पूरा करने के बाद, है ना, काम पूरा करने के बाद, ठीक है, यहां तक वह चला गया। ही वेंट, देखो यहां पे ही लेफ्ट या ही वेंट, ठीक है। अब काम पूरा करने के बाद आप या तो लिख सकते हैं हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, या फिर आप लिख सकते हैं आफ्टर ही completed the work, after he completed the work he left, after he completed the work he left, having completed the work he left, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम आ रहा है, दोनों भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कंडीशनल मिक्स्ड स्ट्रक्चर देखते हैं अब एक बार, ठीक है। मतलब हमने अभी अभी देखा था इफ के बाद में रियल कंडीशन है तो सब्जेक्ट जैसे हम लिखते हैं इफ इट रेन्स, है ना, इफ इट रेन्स। फिर उसके बाद में हमने लिखा था इफ ही न्यू द आंसर, अगर उसको आंसर पता होता, इफ ही न्यू द आंसर, तो V1 प्लस S और ES आया। फिर उसके बाद में यहाँ पे V2 आया। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आया, मतलब हैड प्लस V3, है ना, हैड प्लस V3 आया है, तो हैड प्लस V3 आया तो यहाँ पे भी वुड हैव V3 आएगा। सेंटेंस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। अगर उसने मेहनत की होती वह सफल हो जाता, है ना। नाउ ये स्ट्रक्चर अक्सर रिग्रेट बताता है ना। ऐसा स्ट्रक्चर जब आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज करें या पास्ट परफेक्ट यूज करें, तो जब भी आपको सेंटेंस से पछतावा या रिग्रेट का भाव पता चले या फीलिंग आए कि हाँ ठीक है यहाँ पे रिग्रेट की बात हो रही है ना, पछतावा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। अब हम देख रहे हैं ना, अगर उसने मेहनत की होती वह सफल हो जाता, मतलब ये क्लियर है कि वो सफल नहीं हुआ है, वह सफल नहीं हुआ है। हम तो बात कर रहे हैं कि मेहनत करता तो सफल हो सकता था, इसके अंदर क्षमता थी, बट ना मेहनत की ना सफल हुआ, राइट। पछतावा वाला सेंस है। तब हम यहाँ पे इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, ही वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। अब जब भी हमें एम्फसिस डालना होता है, जिसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, इट इज और वॉज, और फिर उसके बाद में हम एम्फसिस डालते हैं दैट,
देखिए कैसा सेंटेंस होता है, यही समस्या मुख्य कारण है, यही समस्या, इट इज दिस इशू दैट इज द मेन कॉज। हमने यहां पे इट इज दिस इशू, अब सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द मेन कॉज, दिस इशू इज द मेन कॉज, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, दिस इशू इज द मेन कॉज। लेकिन जब मैं कहती हूं इट इज दिस इशू दैट इज द मेन कॉज, है ना, तो मतलब एम्फोसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो अगर आप इस चीज को सेंटेंस में फील कर पा रहे हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे एम्फोसिस दिया जा रहा है, तो एम्फोसिस वाला आप क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है, जिससे सेंटेंस का जो मीनिंग होता है या जो टोन होता है या भाव होता है सेंटेंस का, वो आप मेंटेन कर पाए, ठीक है। पर्पस वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, ये भी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपका, इन ऑर्डर टू या सो एज टू, इन ऑर्डर टू या सो एज टू, है ना। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। विकास बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, विकास बढ़ाने के लिए, ठीक है, विकास बढ़ाने के लिए स्टेप्स वर टेकन इन ऑर्डर टू प्रोमोट डेवलपमेंट। आप इसको फर्स्ट पार्ट में भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोमोट डेवलपमेंट स्टेप्स वर टेकन, इन ऑर्डर टू डेवलप प्रोमोट डेवलपमेंट स्टेप्स वर टेकन, ठीक है। अब रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर्स हम कुछ देख लेते हैं। रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर्स क्या है, सो दैट और सच दैट, सो दैट और सच दैट, हालांकि मैं ये आपको एक ताकि वाला सो दैट है उसी के साथ में बता चुकी हूँ, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं, समस्या इतनी गंभीर थी कि समाधान जरूरी हो गया, इतनी गंभीर, द प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस, द प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट a solution, yes, a solution became necessary, a solution became necessary, समाधान जरूरी हो गया, became necessary। now कोरिलेटिव कंपैरिजन आपका देखते हैं, ठीक है। कोरिलेटिव कंपैरिजन क्या होता है, एक तो रिलेटिव है ना, दोनों भी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, द मोर द बेटर, है ना। ग्रामर में हम आपको बताते भी है, जब आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो एमसीक्यूज तैयारी करते हो, है ना, तभी हम आपको बताते हैं दोनों कंपैरिजंस, अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों आपस में रिलेटेड है, इसीलिए हम इनको कोरिलेटिव कह रहे हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं मैथ्स में, है ना। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, और दूसरे दोनों कंपैरेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द यूज करेंगे, है ना, दोनों कंपैरेटिव डिग्री सामने आर्टिकल द यूज करेंगे। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना बेहतर सीखोगे, जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना बेहतर सीखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल लर्न, द बेटर यू विल लर्न, द मोर द बेटर, है ना। जरूरी नहीं कि बढ़ने के लिए ही, कम भी अगर कंपैरिजन में हो रहे हैं दो चीजें, दोनों कंपैरेटिव्स के सामने आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। अब इन्वर्जन कब यूज करते हैं हम, ये मोस्टली लिटरेरी फॉर्मेट्स में यूज होता है, बट अगेन आपका पैसेज किसी भी टॉपिक पर आ सकता है ना। तो अगर कहीं पे भी लिटरेरी टोन आया तो ऐसा स्ट्रक्चर का आपको सामना करने मिल सकता है। जब भी आप सेंटेंस रेयरली, नेवर या हार्डली से शुरू करेंगे, तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा शायद ही कभी होता है, ऐसा शायद ही कभी होता है। देखने में बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जब आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाते हैं, और एग्जाम के टाइम पे जब आपके दिमाग में डाउट्स आता है, वो डाउट्स आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरीके से धराशायी कर देता है। रेयरली डज दिस हैपन, ऐसा शायद ही कभी होता है, रेयरली डज दिस हैपन मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। नाउ अब यूजफुल एडवांस्ड कनेक्टर्स देख लेते हैं हम, है ना, कनेक्टर्स, और ये एडवांस्ड कनेक्टर्स है। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, राइट। शी डज नॉट हैव टाइम, है ना, उसके पास समय नहीं है, फिर भी वो मेरी मदद कर रही है, शी डज नॉट हैव टाइम, नेवरदलेस शी इज हेल्पिंग मी, right? She is helping me in spite of not having time. There are different ways of saying it, but try to keep it as simple and clear so that you do not mess up with the meaning. Furthermore, ये देख के हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। Nevertheless मतलब फिर भी, furthermore मतलब इसके अलावा, furthermore मतलब हम और एडिशन कर रहे हैं,
कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस हम कहते हैं ना, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज, तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत, हम कर ही रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, है ना, हेंस इसलिए, देयर बाय इस प्रकार, ठीक है। चलिए अब कुछ हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। चलिए बताइए मुझे आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। और इसी तरह के और सेंटेंसेस हैं, ठीक है, मैं आपको कम से कम 40-50 सेंटेंसेस दे दूंगी, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने बिल्ड करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक्स भी देंगे, लेकिन ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए है, ठीक है, बिकॉज टॉपिक तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन मजबूत है तो आप चाहे टॉपिक कोई भी हो, आप अपने आप को सशक्त इस तरीके से कीजिए कि टॉपिक चाहे कुछ भी हो आप ट्रांसलेशन कर लें, ठीक है। चलिए, सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, सरकार ने, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टेंस पहचानिए, की है ना, किया है, एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट है, द गवर्नमेंट है। अब अच्छा एक्शन क्या है, देखो यहां पे चिंता व्यक्त करना है ना। सो इंग्लिश में देखो हम क्या लिखते हैं, हमारे सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। सो सरकार ने, हमारा सब्जेक्ट कौन है, कौन करने वाला है, सरकार। एक्शन क्या है और टेंस क्या है, एक्शन है एक्सप्रेस करना, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड, गंभीर चिंता मतलब सीरियस कंसर्न, इस मुद्दे पर, ओवर दिस इशू, सिंपल है, सीरियस कंसर्न ओवर दिस इशू, ठीक है। चलो, स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लुक एट दिस नाउ, प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, स्टेप्स आर बीइंग टेकन, एफर्ट्स आर बीइंग मेड, है ना। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, करने के मतलब टू, नियंत्रित करने, टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल द सिचुएशन। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंट्रोल द सिचुएशन, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। यह नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। नाउ हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह नीति, एक्शन क्या है, दे सकती है, कैन, हमने यहां पे क्या बताया है, पॉसिबिलिटी, कैन, है ना। बढ़ावा देना, एक्शन क्या है, बढ़ावा देना, सो कैन प्रोमोट, कैन प्रोमोट। एक बार देखते ही तुरंत तुम्हारा एक्शन कैसे चलना चाहिए, है ना, सेंटेंस देखा, सब्जेक्ट पहचानो, टेंस पहचानो, मेन वर्ब पहचानो, ठीक है, आधा सेंटेंस तुम्हारा बन गया और आगे का अपने आप फ्लो हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। सो यह नीति आर्थिक विकास को, दिस पॉलिसी, वर्ड्स बच्चों, नीति को क्या कहते हैं, आर्थिक को क्या कहते हैं, हम अभी तक जितने भी सेशंस लिए हैं सब में मैंने बहुत सारी वोकैबुलरी आप लोगों से करवाई है, ठीक है। यस, वेरी गुड बेटा दिव्या, ठीक है। दिस पॉलिसी में बूस्ट, में प्रोमोट, कैन बूस्ट, कैन प्रोमोट, क्योंकि मे और कैन दोनों भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, है ना। सो मे बूस्ट और मे प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों भी सही है, ठीक है। आर्थिक विकास हम कह रहे हैं तो डेवलपमेंट, विकास क्या है, ग्रोथ ही तो है ना, ठीक है। प्रशासन ने सुधार व्यवस्था कड़ी कर दी है, सब्जेक्ट पहचानो फटाफट से, प्रशासन, कर दी है, टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सा है, चलिए फटाफट से बताइए।
सुरक्षा व्यवस्था, security arrangement, security arrangements have been tightened. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं बेटा, प्रशासन तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना. द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टाइटेंड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. ये हमने पैसिव में लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है, कड़ी कर दी है ना. सो कड़ी कर देना मतलब स्ट्रॉन्ग कर देना. अब सिक्योरिटी सिचुएशन को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं. आप ये भी कह सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन स्ट्रेंथन्ड, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. हमने रिफॉर्म्स को नहीं टाइटन किया है, हम रिफॉर्म्स को कभी भी टाइटन नहीं करते हैं, ठीक है. अब ये गलत हो गया है, ठीक है. रिफॉर्म का तो मतलब हो गया है सुधार. हम क्या चीजों को कड़ा करते हैं, रिफॉर्म्स को तो हम लेके आते हैं, है ना. रिफॉर्म्स आर सुधार, चेंजेस हम लेके आते हैं. अब देखो हम चेंजेस को नहीं टाइटन करते हैं, चेंजेस को हम स्ट्रांग नहीं करते हैं, हम चेंजेस को लेके आते हैं, है ना. बट सिक्योरिटी सिचुएशंस को हम क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, कड़ी करते हैं, है ना. तो वी स्ट्रेंथन इट, वी टाइटन इट, ठीक है. दिस हैज गॉन इनटू द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट. इसको अब हम गलत कहेंगे जहां पे नंबर कटेगा, ठीक है. और ये मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब आप आंसर्स लिखोगे, है ना. सो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर्स. लिखिए, तभी मैं आपको इंप्रूव करवा पाऊंगी. क्योंकि देखो आपके दिमाग में कोई चीज सेट होती है, कई बार हम क्या गलत लिख रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा होता है. यू नीड अ हेल्प, राइट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर, ठीक है. चलो, सो इसी तरीके के कुछ और कम से कम 40-50 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. सेशन जैसे ही एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो सेशन के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा. उस पीडीएफ में आपके पास मतलब इसी के सीक्वेंस में आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे. आप इनको प्रैक्टिस कर लेना. करेक्ट सेंटेंस है, अगर कहीं डाउट है यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है. लाइव सेशंस में हम मिलेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है. अगर मुझे और एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा बीच में कि हाँ मैं और एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकती हूँ, तो मैं आप लोगों का क्लास शेड्यूल कर दूंगी, नोटिफिकेशन आपको दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, राइट. सो एप्लीकेशन पर अभी जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आप लोगों को बाकी रिमेनिंग जो 30-40 सेंटेंसेस होंगे वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है. एंड येस, आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल, ठीक है. But ultimately it's not topics. Reading the topics will help, because if that topic comes in your examination you will feel confident because it will be familiar to you. आपको पता होगा कि वो क्या है, ठीक है. लेकिन अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स स्ट्रांग होंगे तब तो चाहे जो टॉपिक आ जाए, है ना, आप धुआं उड़ा के आ जाओगे पेपर में, ठीक है, झंडे गाड़ के आप आ जाओगे, इतना मुझे पूरा यकीन है. तो बस उसी चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक है बच्चों. चलो, बहुत कम टाइम रह गया है, प्रैक्टिस करते रहो, रीड काफी सारा करते रहो. रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. गलत पढ़ लोगे तो लिखोगे डेफिनेटली गलत, है ना. तो पढ़ना है, सही समझना है, सही लिखना है. सही लिखने के लिए यू हैव टू इक्विप योरसेल्फ विद द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी. It need not be advanced vocabulary. Remember, it just needs to be simple and appropriate vocabulary in context. Right? Clear, everyone? So, all right. I hope you found these sessions helpful. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद, everyone.